हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोलर ज्ञान एंड आरी न्यूज चैनल। ईयर 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में होल ईयर में 2021 में रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में क्या अपडेट रहा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE ने PIB प्रेस रिलीज जारी किया है। तो ये सारा जो है उसी के बेसिस पे ये मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये और मिनिस्ट्री ने जो रिलीज़ किया है उसी का कंटेंट सही है। लास्ट मैंने अपना एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड डाला हुआ है जिसमें कि जो पॉइंट्स कवर नहीं किए हुए हैं वो मैंने डाला हुआ है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं मेजर हाइलाइट्स की। 2021 में क्या क्या मेजर हाइलाइट्स रहा। फर्स्ट, इंडिया हैज अचीव्ड इट्स NDC टारगेट विद टोटल नॉन फोसिल बेस्ड इंस्टॉल्ड एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 157.32 गीगावाट विच इज 40.1% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी। ये जो टोटल मेजर हाइलाइट्स की मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये इसके लिए डिटेल में अभी आगे देखेंगे, अभी तो जस्ट इसको मेजर हाइलाइट्स के रूप में ही रखते हैं। सेकेंड है, एज पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डेटा सेल DPIIT, द इंडियन नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सेक्टर रिसीव्ड FDI ऑफ 797.21 मिलियन US डॉलर ड्यूरिंग 2021। थर्ड है, on 20th April 2021, the government introduced production-linked incentive scheme, national program on high-efficiency solar PV modules with an outlay of 4,500 crore to support and promote manufacturing of high-efficiency solar PV modules. Fourth है, as on 30th November 2021, 52 solar parks have been sanctioned with a cumulative capacity of 37.92 gigawatt in 14 states. Fifth है, as on 30th November 2021, a cumulative 5.7 gigawatt solar rooftop projects have been set up in the country. Sixth है, Government of India has notified the offshore wind energy policy to harness the potential of offshore wind energy along India's coastline. Seventh है, the ministry has notified the wind solar hybrid policy, providing a framework for promotion of large grid connected wind solar PV hybrid projects for optimal and efficient utilization of transmission infrastructure and land, reducing the variability in renewable power generation and achieving better grid stability. Next है, as on 30th November 2021, over 1.45 lakh solar street lights installed, 9.03 lakh solar study lamps distributed, and 2.5 megawatt solar power packs have been set up as reported by state nodal agencies. Ninth है, competitive bidding guidelines for procurement of solar and wind power have been notified under Section 63 of Electricity Act 2003. ये बेसिकली 2021 की न्यूज़ नहीं है, ये ऑलरेडी सोलर और विंड की जो गाइडलाइंस थी ये ऑलरेडी पहले ही नोटिफाइड की जा चुकी है, बट मिनिस्ट्री ने एज ए पार्ट ऑफ अचीवमेंट इसको दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है, एफर्ट्स हैव बीन अंडरटेकन टू स्ट्रेंथन एंड एक्सपेंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम. Schemes, namely PM Kusum, solar rooftop CPSUs, have a precondition of domestic content requirement, directly creating a domestic demand of more than 36 gigawatt solar PV cells and modules. ये भी जो स्कीम्स हैं जिसके वजह से डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट की बात की जा रही है, ये इस साल लॉन्च नहीं हुआ, ये पहले का ही स्कीम है, बट ये है कि इससे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बढ़ावा कैसे मिल सकता है, तो इसलिए मिनिस्ट्री ने इसको भी कंसीडर किया हुआ है। इंडिया हैज़ फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड। 12 है, in order to facilitate renewable power evacuation and reshaping the grid for future requirement, the green energy corridor projects have been initiated. और अभी रिसेंटली ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 जो है कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है। 13th है, इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2021, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन एंड स्टेटेड द गोल टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट इनिशिएटिव क्या है, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अ ट्राईपार्टिट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज साइंड बिटवीन MNRE, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द वर्ल्ड बैंक ऑन 8/9/2021 फॉर ए स्टडी एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव्स। नेक्स्ट है, MNRE हैड इशूड ऑर्डर रिगार्डिंग ट्रीटिंग लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 एज ए फोर्स मेजोर एंड ग्रांटिंग ऑफ टाइम एक्सटेंशन ऑफ around 7.5 months for renewable energy projects on account of lockdown and disruptions on account of COVID-19. तो ये बेसिकली ये मेजर अभी तक हाइलाइट्स रहे। अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये हाइलाइट्स में जो बात की गई है तो डिटेल्स में क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन NDC टारगेट की।
तो अगर आप मेरा इससे जस्ट पहले वाला वीडियो अगर दिसंबर का अपडेट रिन्यूएबल एनर्जी न्यूज़ का अपडेट देखे होंगे तो उसमें भी मैंने काफ़ी डिटेल में बताया हुआ है। फिर हम यहाँ पर दोबारा एक बार रिपीट करते हैं जो इसमें बताया हुआ है कि एट COP21 जो कि पेरिस में हुआ था, तो उसमें इंडिया ने कमिट किया था, एनडीसीज कमिट किया था, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। तो उसमें जो कमिटमेंट्स का एक जो पोर्शन था, एक पार्ट जो था कमिटमेंट का, वो था कि जो इंडिया की जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी होगी बाय 2030 तक, उसका 40% जो है नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड से इंडिया जो अचीव करेगा। और इंडिया ने ये जो टारगेट है बेसिकली नवंबर 21 में ही अचीव कर लिया है। मतलब करीब 9 साल पहले, 9 years बिफोर जो है इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया है। और वो टारगेट कैसे अचीव किया है उसके बारे में अभी देख लेते हैं। तो अभी आज की डेट में जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो है 150.54 गीगावाट है, जिसमें कि सोलर जो है 48.55 गीगावाट है, विंड 40.03 गीगावाट है, स्मॉल हाइड्रो प्लांट 4.83 गीगावाट है, बायो पावर 10.62 गीगावाट है, और लार्ज हाइड्रो जो है 46.51 गीगावाट है। और अगर हम न्यूक्लियर की बात करते हैं, तो अगर न्यूक्लियर की जो प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी है 6.78 गीगावाट है, तो न्यूक्लियर इज द नॉन फोसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी जो है, और रिन्यूएबल एनर्जी तो है ही। तो दोनों कैपेसिटी को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो टोटल कैपेसिटी हो जाती है हमारी 157.32 गीगावाट, जो कि अभी हमारी प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी है। टोटल जो पावर इंस्टॉल कैपेसिटी है वो 392.01 गीगावाट है। उसका 157.32 गीगावाट जो है 40.1% हो जाता है। तो जो टारगेट हमें 2030 तक जा करके अचीव करना था वो हमने ऑलरेडी 9 साल पहले ही अचीव कर लिया है, और ये बहुत ही मेजर अचीवमेंट है। उसके बाद इसमें बताया गया है कि देखिए कि ड्यूरिंग द लास्ट 7.5 ईयर्स इंडिया हैज विटनेस द फास्टेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ इन आरई कैपेसिटी एडिशन among all the economics, with RE capacity, renewable energy capacity including large hydro growing 1.97 times and solar energy expanding over 18 times। आप देख सकते हैं 7.5-8 साल में हमारी जो कैपेसिटी 18 गुना बढ़ी है। अब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, जो रिन्यूएबल एनर्जी में क्या इन्वेस्टमेंट रहा। तो अगर अब देखा जाए तो अगर आज के डेट में हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन जो मेजर कंपोनेंट है सोलर, विंड और ये हाइड्रो आता है। हाइड्रो तो बहुत ही लो गेस्टेशन पीरियड होता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत ड्यूरेशन है, कैपेसिटी उतनी आ नहीं पाती है। लेकिन जो मैक्सिमम कैपेसिटी अभी रिन्यूएबल एनर्जी में आ रही है वो सोलर और विंड, और सोलर विंड में भी मेनली सोलर आ रही है। तो इसमें जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये मेनली प्राइवेट सेक्टर के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू किया जा रहा है। ये जितने सारे इन्वेस्टमेंट हैं, जैसे हाइड्रो है, हाइड्रो में तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कंपनीज ही करती हैं, और प्रोजेक्ट अभी हालांकि प्राइवेट कंपनियों ने भी हाइड्रो पावर प्लांट लगाए हैं, लेकिन मेनली जो है गवर्नमेंट कंपनीज ही है। एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, डीवीसी, बहुत सारी कंपनी जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। लेकिन जो सोलर और विंड की बात करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी जो है प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है। तो इसलिए प्राइवेट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट बहुत एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। एज पर द रेन 21 रिन्यूएबल 2020 ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट, ड्यूरिंग द पीरियड 2014 to 2019 renewable energy programs and projects in India attracted an investment of $64.4 billion US। जो 14 से 19 पीरियड में उसमें इंडिया ने करीब करीब $65 बिलियन का इन्वेस्टमेंट आया। इन द ईयर 29 एलोन $11.2 बिलियन वर इन्वेस्टेड। इंडियन कंपनीज हैव बिगन टू एक्सप्लोर फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस एज ए सोर्स ऑफ फंड्स। अभी जस्ट हम बात करें रीन्यू की, तो रीन्यू जाकर नास्डाक में लिस्टेड किया है, और बहुत सारी कंपनियां जो है वो भी बाहर की तरफ जो लिस्टिंग कर रही हैं और फंडिंग जो है बाहर से लाने की कोशिश कर रही हैं। एज पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI डेटा सेल DPIIT, the Indian non-conventional energy sector received approximately $7.27 billion as FDI from year 2014-15 up to June 2021. Of this FDI, $797.21 million was attracted during 2021. Liberal foreign investment policy allows the foreign investors to enter into joint venture with Indian partner for financial and or technical collaboration and for setting up a renewable energy बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स, जनरेशन प्रोजेक्ट्स। काफ़ी लिबरल पॉलिसीज है। कोई भी बाहर की कंपनी अगर रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो कैसे भी टाइप कर सकती है, वो टेक्निकल टाइप कर सकती है, फाइनेंशियल टाइप कर सकती है, प्रोजेक्ट लगा सकती है। तो ये काफ़ी लिबरल पॉलिसी है, और इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये रहा कि बाहर की कंपनियां काफ़ी अभी इंटरेस्टेड हैं और प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी लगा रही हैं। उसके बाद RBI की एक पॉलिसीज भी है कि अप टू 100% फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज इक्विटी qualifies for automatic approval under the extent FDI policy of the government।
अब हम बात करते हैं स्कीम्स की, बात करते हैं अभी आज की डेट में मिनिस्ट्री में जो है मेजर 5 स्कीम, जो 5 बड़े बड़े स्कीम्स हैं वो रनिंग पे हैं, और उन मेजर 5 स्कीम्स में क्या अचीवमेंट रहा, क्या अपडेटेड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं मेजर 5 स्कीम्स कौन कौन से हैं। एक तो ये पीएम कुसुम, बहुत ही महत्वाकांक्षी स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। दूसरा पीएलआई स्कीम जो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा करने के लिए है। तीसरा सोलर पार्क स्कीम जो सोलर प्रोजेक्ट्स को फैसिलिटेट करने के लिए है। रूफटॉप सोलर प्रोग्राम फेज 2 जो रूफटॉप को फैसिलिटेट करने के लिए। और सीपीएसयू स्कीम, ये भी डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट और प्रोजेक्ट्स लगाने में फैसिलिटेट करने के लिए। तो 5 मेजर स्कीम्स जो भी आज की डेट में मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट कर रही है उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं कि क्या उनका स्टेटस है और क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम कुसुम की। पीएम कुसुम का जो फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, पीएम कुसुम। पीएम कुसुम में बेसिकली 3 कंपोनेंट हैं। एक जो कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। जो कंपोनेंट ए है, कंपोनेंट ए के अंतर्गत 10,000 मेगावाट तक का डिसेंट्रलाइज ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाना है, जिसमें की जो कैपेसिटी होगी वो 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक होती है। कंपोनेंट बी में जो स्टैंड एलोन सोलर पावर एग्रीकल्चर पंप है उनको सोलाइज करने का टारगेट है, और इसमें जो कैपेसिटी रखी गई है कंपोनेंट बी में 20 लाख स्टैंड एलोन सोलर पंप है वो है। कंपोनेंट सी, सोलाइजेशन ऑफ 15 लाख एग्जिस्टिंग ग्रिड कनेक्टेड एग्रीकल्चरल पंप, जो ग्रिड कनेक्टेड जो पंप है उनको सोलाइज करने का इसमें प्रस्ताव रखा गया है, और इसमें जो टारगेट है 15 लाख रखा गया है। इस कंपोनेंट सी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो ये कि इंडिविजुअल जो ग्रिड कनेक्टेड पंप उनको सोलाइज करना है। दूसरा जो 50 लाख का जो 50% कैपेसिटी है, 15 लाख का 50% कैपेसिटी जो है फीडर लेवल सोलाइजेशन से इसको सोलाइज करना है। मतलब अगर एक फीडर पर मान लीजिए 20 पंप हैं, 50 पंप हैं, जो भी होगी एक फीडर पर, तो हम इंडिविजुअल पंप को सोलाइज ना करके हम वहीं पर एक कैपेसिटी लगा दें, सोलर प्लांट लगा दें, उस फीडर को सोलाइज कर दें। तो इसमें जो 50% कैपेसिटी फीडर लेवल सोलाइजेशन से रखी गई है। अगर हम स्कीम की बात करें तो अगर ये टोटल जो स्कीम है, ये जो कैपेसिटी बात की गई है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी में, अगर टोटल कैपेसिटी आ जाती है तो टोटल 31 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी, जो सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल हो सकती है, जिसके के लिए टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी 34,000 करोड़ की। और इसमें और एक और भी किया गया है इसमें कि कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम विद PMKSY एंड एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आल्सो अकम्प्लिश्ड। For ease of availability of finance, the Reserve Bank of India has included the 3 component of scheme under the priority sector lending guidelines. ये एक बहुत ही मेजर चैलेंज आ रहा था अगर हम कंपोनेंट की बात करें, या इवन कंपोनेंट बी, कंपोनेंट सी। कंपोनेंट, अगर हम कंपोनेंट ए की बात करते हैं जिसमें की कैपेसिटी 500 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक की लग सकती है कैपेसिटी। आज की डेट में अगर हम 1 मेगावाट की अगर हम लोग बात करें तो मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आता है। तो कोई भी किसान हो या कोई भी एनजीओ है, अगर विलेज लेवल पे हम लोग बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज लोकेशन में बात करते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट है। तो वो अगर खुद नहीं लगाना चाहता है तो इसके लिए उसको लोन लेना पड़ेगा। तो लोन मिलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इसलिए एक ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो चीज़ें जो बताई गई है इसमें कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग तीनों कंपोनेंट के लिए, ए बी और सी, जो तीनों कंपोनेंट के लिए रखा गया है। और कैपेसिटी अब धीरे धीरे स्लोली आ रही है। अब जो बैंक है, बैंक को भी काफ़ी डायरेक्शन दिया गया है, मिनिस्ट्री ने काफ़ी इसमें फॉलोअप किया बैंक के साथ। तो बहुत सारी उनकी चीज़ें भी आप MNRE की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को किया गया है, स्ट्रीमलाइन किया गया है। अब ये कैपेसिटी धीरे धीरे आ रही है। तो जो चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ये इसमें, तो ये जो RBI जो है, RBI ने इसको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में तीनों कंपोनेंट को रखा है, कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी में। अब हम स्टेटस की बात करते हैं। तो जो तीनों कंपोनेंट है, तो कंपोनेंट ए में 10,000 मेगावाट के अगेंस्ट में 5,000 मेगावाट ऑलरेडी अभी सैंक्शन किया जा चुका है। और कंपोनेंट बी जो है स्टैंड एलोन सोलर पंप, उसमें 3.6 लाख जो है वो भी सैंक्शन किया जा चुका है। और कंपोनेंट सी जो है 15 लाख का जो टोटल टारगेट था उसमें 10 लाख जो है ऑलरेडी सैंक्शन किया जा चुका है, दोनों कंपोनेंट में, फीडर लेवल और इंडिविजुअल पंप में भी। ये तो सैंक्शन की बात करते हैं। और कैपेसिटी कितनी लग गई है उसकी बात करते हैं। तो जो भी डेटा दिया हुआ है इसमें, तो एज ऑन 30 नवंबर 2021 टोटल ओवर 75,000 जो है स्टैंड एलोन सोलर जो पंप है वो कैपेसिटी अभी तक इंस्टॉल हो गई है। और कंपोनेंट ए के अंतर्गत 20 मेगावाट कैपेसिटी अभी तक लग गई है। और कंपोनेंट सी में 1,000 मेगावाट के आसपास पंप जो है ऑलरेडी सोलाइज किए जा चुके हैं।
implementation of feeder level solarization under component C, which was introduced in December 2020, has also started in number of states. यही बहुत सारे स्टेट्स में भी स्टार्ट हो गया है जो फीडर लेवल सोलाइजेशन की बात हो रही है अंडर कंपोनेंट सी। अब हम बात करते हैं दूसरे स्कीम की, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम की बात करते हैं। तो 28 अप्रैल 2021 को ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इंट्रोड्यूस की थी। जो इस स्कीम का नाम था नेशनल प्रोग्राम ऑन हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, जिसमें कि जो टोटल फाइनेंशियल पीएलआई सपोर्ट था वो 4500 करोड़ था। और इसका मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है इंडिया में, उसको बढ़ाना। और अप स्टेज वर्टिकल कंपोनेंट में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर अपडेट कर दूँ कि जो अगर हम लोग सोलर पीवी पैनल्स की बात करते हैं तो सोलर पीवी पैनल्स को 4 स्टेजेस में तैयार किया जाता है। एक तो हम सिलिका, फर्स्ट स्टेज जो होता है सिलिका से हम पॉलीसिलिकॉन बनाते हैं, स्टेज 1 होता है ये। फिर पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर, ये स्टेज 2 बोला जाता है। फिर वेफर से हम सेल बनाते हैं, स्टेज 3 है। फिर सेल से मॉड्यूल असेंबल करते हैं, ये स्टेज 4। इंडिया में अभी आज की डेट में जो लास्ट वाली स्टेज है सेल से मॉड्यूल बनाने का प्लस वेफर से सेल बनाने का, वो कैपेसिटी तो है। जो सेल से मॉड्यूल बनाने की कैपेसिटी है वो भी काफ़ी कम है, बट मॉड्यूल जो असेंबली लाइन है वो इंडिया में है 10 गीगावाट के आसपास, 10 to 12 गीगावाट के आसपास क्लेम किया जाता है कि मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। और सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है क्लेम किया जाता है कि 4 to 5 गीगावाट के आसपास है। लेकिन जो अदर अप स्टेजेज वाली जो स्टेजेज हैं, जैसे कि सिलिका से पॉलीसिलिकॉन बनाने का प्लस पॉलीसिलिकॉन से इनगॉट एंड वेफर बनाने का, ये स्टेजेज इंडिया में नहीं है। तो ये टोटल वर्टिकली इंटीग्रेटेड, टोटल फुल इंटीग्रेशन के लिए ये जो स्कीम लाई गई थी, इसका मेन पर्पज ये था कि वर्टिकल कंपोनेंट्स लाइक सेल, वेफर, इनगॉट एंड पॉलीसिलिकॉन इंडिया ये भी बनाई जाए, और जो डिपेंडेंसी है बाहर से जो इम्पोर्ट हम लोग करते हैं वो उसको कम किया जाए। अगर आज की डेट में 80% जो है जो सोलर पैनल जो इम्पोर्ट होता है वो चाइना से इम्पोर्ट होता है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्कीम थी, बहुत एक महत्वपूर्ण स्कीम थी, और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी आया। अभी आगे देखते हैं। तो इस स्कीम के अंतर्गत सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करने के लिए किसको पीएलआई स्कीम मिलेगा, उसके लिए टेंडर निकाला गया था। और ये टेंडर निकाला था इरडा ने, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने, जो कि इस स्कीम की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, उसने निकाला था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया था और टोटल 18 बिड्स आए थे। अगर और उन कैपेसिटी को अगर मिला दिया तो टोटल 55 गीगावाट के आसपास सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लग सकती है, जो कि प्रेजेंट हमारी जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो क्लेम किया जा रहा है वो 10 to 11 गीगावाट के आसपास है। और ये बिड्स ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है, और इरिडा ने लेटर ऑफ अवार्ड भी इशू कर रखा है ऑन 11 नवंबर 2021 और 2 दिसंबर 2021 को 3 सक्सेसफुल बिडर्स को फॉर सेटिंग ऑफ 8737 मेगावाट कैपेसिटी फुल्ली इंटीग्रेटेड सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये सेटअप किया जाए फुल्ली इंटीग्रेटेड, मैंने बताया ना कि 4 स्टेजेस की बात की गई है। तो जो फुली इंटीग्रेटेड प्लांट लगाने के लिए ऑलरेडी एलओआई प्लेस किया जा चुका है, और इनका एक ड्यूरेशन है, उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ये अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करेंगे। उसके बाद फिर पीएलआई स्टार्ट हो जाएगी, और ये पीएलआई जो है 5 साल तक के लिए वैलिड रहेगी। नेक्स्ट स्कीम है सोलर पार्क स्कीम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। ये स्कीम इंपॉर्टेंट क्यों है? अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी जो टारगेट रखा गया है 175 गीगावाट बाई 2022 टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का, जिसमें कि 100 गीगावाट सोलर का है। तो सोलर एक बहुत ही मेजर कंपोनेंट है टारगेट को अचीव करने के लिए। और जो सोलर प्रोजेक्ट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेजॉरिटी बेसिकली चैलेंजेस ये बोल सकते हैं, ये मेजर जो इंस्टॉलेशन के लिए जो चैलेंजेस आते हैं या इनिशियल, उसमें दो ही होता है। एक तो ये है कि लैंड एक्विजिशन बहुत एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगर 1 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट लगाने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3.54 to 4.5 एकड़ तक के लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, प्लस पावर इवैक्यूएशन। सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए तो टाइम बहुत कम लगता है, गेस्टेशन पीरियड सोलर प्रोजेक्ट से कम होता है, लेकिन पावर इवैक्यूएशन के लिए टाइम ज़्यादा होता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए एक तो लैंड मेजर इसमें हिंड्रेंस क्रिएट करता है, और दूसरा पावर इवैक्यूएशन के लिए, इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोलर पार्क स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत सोलर प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था, जिसमें कि लैंड दिया जाएगा, पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी की जाएगी, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड कनेक्टिविटी, वाटर, ये सब भी प्रोवाइड किया जाएगा। सभी जितने स्टेचुटरी क्लियरेंसेस होंगे वो पहले से लेकर के रखी जाएगी, सो दैट कि जो सोलर डेवलपर है सोलर पार्क के अंदर अगर प्रोजेक्ट्स लगाना चाहता है तो वो प्लग एंड प्ले वाले मॉडल में आराम से जाकर लगा सकता है, उसको कुछ भी ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
एक जस्ट फैसिलिटेट करने के लिए। तो ये इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कीम लॉन्च की थी, जिसके अंतर्गत 40,000 मेगावाट का टारगेट रखा गया है। और अगर हम बात करें 30 नवंबर 2021 तक के फिगर का, तो टोटल 52 सोलर पार्क जो है सैंक्शन किए जा चुके हैं, जिसमें कि 52 सोलर पार्क की जो टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी है वो है 37.92 गीगावाट, अप्रॉक्सीमेटली 38 गीगावाट के आसपास होगी। तो 40,000 मेगावाट का टारगेट है, जिसमें कि 38,000 के आसपास ऑलरेडी सैंक्शन किया जा चुका है। और ये टोटल कैपेसिटी जो आ रही है 52 सोलर पार्क, ये 14 स्टेट्स में आ रही है। और अभी तक जो सोलर, अगर हम लोग सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो इस पार्क के अंदर टोटल अभी 9.2 गीगावाट के आसपास सोलर प्रोजेक्ट्स लग भी चुके हैं। अब हम बात करते हैं रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2 की। तो बेसिकली इससे पहले एक और भी रूफ टॉप की स्कीम थी फेज 1, जो कि ऑलरेडी अब ख़त्म हो गई, केवल उसकी लाइबिलिटी ही बची होंगी। तो रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम फेज़ 2 जो लॉन्च किया गया था, उसका मेन टारगेट ये था कि 40, अगर हम देखा जाए जो इनिशियल जो 100 नेशनल सोलर मिशन का टारगेट जब रिवाइज किया गया था, 20,000 मेगावाट से 1 लाख मेगावाट टारगेट जब किया गया था, तो 1 लाख मेगावाट टारगेट को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। तो 60,000 मेगावाट जो था कैपेसिटी, 60,000 मेगावाट कैपेसिटी, ये यूटिलिटी स्केल जो बड़े स्केल है उसके थ्रू आना था, और 40,000 मेगावाट रूफ टॉप स्कीम के अंतर्गत आना था, रूफ टॉप के थ्रू आना था। तो उसी 40,000 मेगावाट जो 1 लाख मेगावाट में 40,000 मेगावाट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए थे रूफ टॉप का, फिर भी टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था प्रॉपर। अगर देखा जाए तो अभी अगर जस्ट मैंने इससे पहले वाले में मैंने अपडेट किया था कि रूफ टॉप में टोटल कैपेसिटी भी आजकल अप्रॉक्सीमेटली 5.7 गीगावाट के आसपास ही आ चुकी है, क्यूमुलेटिव कैपेसिटी ज़्यादा नहीं आई है। तो इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स भी लॉन्च की थी। उसी स्कीम का पार्ट ये है रूफ टॉप सोलर स्कीम फेज़ 2, जिसमें कि अभी जो टारगेट रखा गया इस स्कीम के अंतर्गत कि 40,000 मेगावाट को 2021-22 तक अचीव किया जा सके। और इसमें भी 2 कंपोनेंट रखा गया है उसमें। एक तो ये कि 4,000 मेगावाट जो है केवल रेजिडेंशियल रूफ टॉप में आएंगे, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। और 18,000 मेगावाट जो है डिस्कॉम को इंसेंटिव दिया जाएगा अगर इंक्रीमेंटल कैपेसिटी अगर उसके एरिया में आती है। तो फॉर एग्जांपल अगर पिछली कैपेसिटी मान लीजिए x मेगावाट है टोटल क्यूमुलेटिव कैपेसिटी, और इस बार x प्लस x डैश आ जाती है कैपेसिटी, तो x डैश जो एक्स्ट्रा लगेगा, कैपेसिटी लगेगी, उसके ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। और इस स्कीम का 2-3 बहुत एक इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि इसमें जो मैंडेटरी है, जो पैनल्स लगेंगे वो मेड इन इंडिया होना चाहिए, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड सोलर सेल और मॉड्यूल होना चाहिए। तो इस स्कीम के तहत, इस स्कीम के अंतर्गत जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ये। और अभी हम आज की डेट में बात करें तो 30 नवंबर 2021 तक क्यूमुलेटिव 5.7 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी जो है अभी तक लग गई है कंट्री में। और इस पर्टिकुलर स्कीम्स की बात करें, जिसमें कि 4,000 मेगावाट केवल जो 4,000 मेगावाट जो है केवल सब्सिडी के लिए जो रखा गया केवल रेजिडेंशियल सेक्टर में ही आएगा। उस 4,000 मेगावाट में 3.4 गीगावाट जो है ऑलरेडी सैंक्शन किया जा चुका है, और जिसमें कि 1.07 गीगावाट ऑलरेडी कैपेसिटी लग गई है। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग CPSU स्कीम की। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है, और इस स्कीम के अंतर्गत जो टारगेट टोटल रखा गया है 12,000 मेगावाट जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV प्लांट्स लगाने का रखा गया है बाई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, या कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग ऑटोनॉमस है, कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी है वो प्रोजेक्ट्स लगा सकती है। इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये है, वो है DCR का, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट। तो जो भी इसमें सोलर सेल और मॉड्यूल लगेंगे इस स्कीम के अंतर्गत, जो प्रोजेक्ट्स में लगेंगे उनके लिए भी ये मैंडेटरी है कि दैट शुड बी मेड इन इंडिया। तो इस स्कीम के अंतर्गत डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। और दूसरा, इसके थ्रू कैपेसिटी भी आती थी, इसके थ्रू कैपेसिटी भी आएगी, सो दैट कि जो टारगेट है सोलर का 1 लाख मेगावाट टारगेट अचीव करने का जो टारगेट है, उस टारगेट को भी अचीव किया जा सके। अभी आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसमें है 8.2 गीगावाट सैंक्शन किया जा चुका है। अब हम विंड की बात करते हैं। तो इंडियाज विंड पावर पोटेंशियल एट ए हब हाइट ऑफ 120 मीटर इज 695 गीगावाट। जो पोटेंशियल की बात कर रहे हैं विंड की, तो 120 मीटर हब हाइट पर टोटल पोटेंशियल इंडिया का जो एज्यूम किया गया है वो है 695 गीगावाट, मतलब अराउंड 700 गीगावाट के आसपास कैपेसिटी आ सकती है विंड में। पोटेंशियल इंडिया का है इतना। The wind power installed capacity has grown 1.9 times during the past 7.5 years to about 40 gigawatt, and 9.67 gigawatt of projects are at various stages of commissioning.
अभी प्रेजेंट इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की जो विंड की है अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मेगावाट के आसपास है, और 10,000 मेगावाट के आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन में हैं। इंडिया जो है फोर्थ लार्जेस्ट विंड पावर कैपेसिटी इन द वर्ल्ड है, और डोमेस्टिक मैंने इंडिया का जो है विंड में डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही चूँकि इंडिया विंड में बहुत पहले से ही आगे से लीड में, आप देख भी सकते हैं कि फोर्थ इन द वर्ल्ड है। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो इंडिया की है 12,000 मेगावाट के आसपास है, 12 गीगावाट पर एनम है। और जितने वर्ल्ड के मेजर प्लेयर्स हैं और इंडिया के भी डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, सारे मेजर प्लेयर्स इंडिया में प्रेजेंट हैं और सारी यहाँ पर कैपेसिटी बनाते हैं। यहाँ तक कि जो यूनिट साइज जो है एक विंड टरबाइन जो है उसकी जो कैपेसिटी इंडिया में अभी तक जो बड़ी कैपेसिटी है वो 3.6 मेगावाट तक की कैपेसिटी हम यूनिट साइज बना सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नोटिफाइड द ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी टू हार्नेस द पोटेंशियल ऑफ ऑफशोर विंड एनर्जी along इंडियाज कोस्ट लाइन। मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग स्ट्रेटजी एंड रोड मैप फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स ऑफ द कोस्ट ऑफ गुजरात एंड तमिलनाडु। यहाँ पर एक एंटिसिपेट किया जा रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा हो सकता है ऑफशोर विंड का गुजरात और तमिलनाडु में, तो उस चीज़ को एक्सप्लोर किया जा रहा है। हालांकि अभी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत पहले से ऑफशोर का चल रहा है, बट बहुत ज़्यादा अभी टेक ऑफ नहीं हो पाया है। बहुत सारे टेक्निकल रीजन्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न मुझे लगता है, एक तो एक इकोनॉमिक वाइबिलिटी की, जो इसमें जो टैरिफ जो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है तो बहुत हाई टैरिफ निकल के आ रहा है, तो एक मेजर रीज़न तो ये है। हम बात करते हैं विंड सोलर हाइब्रिड की। तो मिनिस्ट्री हैज नोटिफाइड द विंड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी प्रोवाइडिंग ए फ्रेमवर्क फॉर प्रमोशन ऑफ लार्ज ग्रिड कनेक्टेड विंड सोलर पीवी हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स फॉर ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड, रिड्यूसिंग द वेरिएबिलिटी इन रिन्यूएबल पावर जनरेशन एंड अचीविंग बेटर ग्रिड स्टेबिलिटी। बेसिकली क्या है कि अगर विंड और सोलर हाइब्रिड को एक साथ लगाया जाए तो उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर की बात करते हैं। तो सोलर केवल और केवल दिन में जनरेट होता है, मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, नून में पीक होता है, फिर इवनिंग में फिर जीरो आ जाता है। तो ये चलता है, कर्व चलता है, रात को तो जनरेट होता ही नहीं है। अगर हम विंड की बात करें तो विंड का अगर हम लोग ग्राफ देखेंगे, जो सबसे ज़्यादा जनरेट होता है विंड, विंड जो डोमिनेट होती है वो तो इवनिंग टाइम में होती है या नाइट में होती है। तो हो क्या रहा है, आप देखिए सोलर दिन में जनरेट कर रहा है, विंड जो है, विंड पावर जो है, टरबाइन जो है इवनिंग या नाइट में ज़्यादा जनरेट कर रही है। तो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये। अगर सोलर विंड हाइब्रिड, यही जो कॉन्सेप्ट है, मिनिस्ट्री ने एक स्टडी करवाई थी, उसी की स्टडी के बाद ऐसा निकल के आया था कि CUF काफ़ी इसमें बेटर मिलेगा, प्लस ट्रांसमिशन को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। उसी को रिगार्डिंग में मिनिस्ट्री ने सोलर विंड हाइब्रिड की पॉलिसी निकाली थी, जिसमें कि ये बोला था कि मिनिमम जो एक टेक्नोलॉजी है, मिनिमम दूसरी टेक्नोलॉजी का 25% होना चाहिए, और एक्सपेक्टेड ये था कि इसमें CUF ज़्यादा मिल सकता है, सो दैट कि जो ट्रांसमिशन नेटवर्क है उसको एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जा सके। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी का जो एक वेरिएबिलिटी फैक्टर है, वेरिएबिलिटी फैक्टर भी अगर CUF ज़्यादा मिलता है तो वेरिएबिलिटी फैक्टर भी काफ़ी कम किया जा सकता है, सो दैट कि ग्रिड स्टेबिलिटी को भी हम अचीव कर सकें। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने जो पॉलिसीज इशू की है विंड सोलर हाइब्रिड की, काफ़ी सक्सेसफुल है। इसमें 30 नवंबर 2021 तक टोटल 3.7 गीगावाट के आसपास जो है ऑलरेडी इसमें प्रोजेक्ट्स सोलर विंड हाइब्रिड में अवार्ड किए जा चुके हैं, जिसमें कि 0.2 गीगावाट ऑलरेडी लग भी गया है। इसके अलावा 1.7 गीगावाट के जो पॉलिसी ये इसके लिए भी टेंडर भी ऑलरेडी निकाला जा चुका है और ये बिडिंग वाले प्रोसेस में है। ये तो बात हो गई बेसिकली मेजॉरिटी सोलर, और उसके बाद विंड की बात हो गई, विंड सोलर हाइब्रिड की बात हो गई। अब ऑफ ग्रिड सोलर पीवी एप्लीकेशंस भी हैं इस स्कीम में, जो भी आज की डेट में उतने हैं लाइव नहीं है, फिर भी मिनिस्ट्री ने इनको अपडेट किया है। तो ये जो स्कीम की बात हो रही है, ऑफ ग्रिड सोलर पीवी एप्लीकेशन प्रोग्राम फेज़ 3 ऑफ द ऑफ ग्रिड सोलर पीवी application program for solar street lights, solar study lamps and solar power packs was available as on 30th March 2021। 30th March 2021 तक ये अवेलेबल था, उसके बाद ये फिर डिसकंटिन्यू हो गया, वो स्कीम लाइफ में नहीं है। जो इसमें डेटा दिया हुआ है 30th नवंबर 2021 तक, तो टोटल कैपेसिटी ऑफ ग्रिड में कितनी आ गई है, तो आप देख सकते हैं कि ओवर 1.4 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स इंस्टॉल हो गई है, 9.03 लाख सोलर स्टडी लैम्प डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, और 2.5 मेगावाट सोलर पावर पैक्स हैव बीन सेटअप एज रिपोर्टेड बाय स्टेट नोडल एजेंसीज। अटल ज्योति योजना अजय फेज़ 2, ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्कीम्स थी सोलर स्ट्रीट्स लाइट के लिए।
लेकिन ये भी आज के डेट में ये स्कीम लाइव नहीं है। उसका मेजर रीज़न ये है कि जो इस स्कीम में जो एक फंडिंग आती थी, वो फंडिंग एमपी के फंड से भी जाता था ये। चूँकि अब एमपी के फंड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना रीजन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया, इसलिए स्कीम अभी आज की डेट में लाइव नहीं है। तो द अजय फेज 2 स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर स्ट्रीट लाइट विद 25% फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ एमपी लाइट्स fund was discontinued from 1st April 2022 as government decided to suspend the MP lights funds for the next 2 years, 2021 and 2022. However, installation of 1.5 lakh solar street lights sanctioned under the scheme till March 2020 was progress. जो भी सैंक्शन पुराना किया हुआ है वो ऑलरेडी अभी कंटिन्यू है और लग रहा है इसमें। और अगर हम बात करें कितने अभी तक लग चुके हैं, तो 30 नवंबर 2021 तक अगर हम लोग फिगर बात करें तो 1.21 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स इसमें अभी तक लगाए जा चुके हैं, और जो बैलेंस कैपेसिटी है वो एक्सपेक्टेड है कि अभी लग जाएगी ये। अब नेक्स्ट है ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर भी एक मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी और एमओपी दोनों को हम बोल सकते हैं, बहुत एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी। इसका बेसिकली क्या है कि सोलर प्रोजेक्ट्स, विंड प्रोजेक्ट्स की हम लोग बात करते हैं तो जो इसमें जो एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है वो आता है पावर इवैक्यूएशन का। तो मेरे अब पहले कई वीडियो में भी मैंने देखा होगा, मैंने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया है कि सोलर विंड प्रोजेक्ट्स का जो पीरियड होता है लगाने का बहुत ही कम होता है। मेजर चैलेंजेस जो होते हैं पावर इवैक्यूएशन में, अगर नए ट्रांसमिशन लाइन या सब स्टेशन की अगर बात की जाती है, अगर वो अगर नए सब स्टेशन आ रहे होंगे या नए ट्रांसमिशन लाइन लेंगे तो उनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसी गैप को मैच करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का स्कीम की लॉन्च की थी, सो दैट कि स्टेट्स को और सेंट्रल और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं उनको सपोर्ट करके पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटीज़ को एडवांस में लाया जाए, सो दैट कि विंड और सोलर प्रोजेक्ट्स इजीली आ सकें। उनका जो पीरियड है, गेस्टेशन पीरियड कम है, इसलिए वो इजीली आ सके और टाइमली आ सकें और डिले दोनों के बीच में ना हो। In order to facilitate renewable energy power evacuation and reshaping the grid for the future requirement, the green energy corridor projects have been initiated. The first component of the scheme, इसमें बेसिकली दो कंपोनेंट है, इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। इंटर स्टेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर इंप्लीमेंट कर रहा है, और इंटर स्टेट का मतलब ये होता है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स में, और इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, विद इन स्टेट्स। अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के अंदर ट्रांसमिशन नेटवर्क या पावर इवैक्यूएशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करना है तो यूपी गवर्नमेंट उस चीज़ को करेगी, और उसके लिए सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंस या सब्सिडी जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है उस चीज़ के लिए। तो हम फर्स्ट कंपोनेंट की बात करते हैं जिसमें कि जो इंटर स्टेट है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ स्कीम इंटर स्टेट जीसी विद द टारगेट कैपेसिटी ऑफ 3200 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स एंड 17,000 MVA कैपेसिटी सब स्टेशन वॉज कम्प्लीटेड इन मार्च 2020। ये ऑलरेडी कंप्लीट किया जा चुका है इंटर स्टेट में। The second component, intra-state GC, with the target capacity of 9,700 circuit kilometer lines and 22,600 MVA capacity substation is expected to be completed by June 22। expected to be completed दिया है कि इतनी टोटल कैपेसिटी जून 22 तक लग जाएगी, लेकिन उसके अंदर अभी तक टोटल कितनी कैपेसिटी लग गई वो भी नीचे दिया हुआ है। एज ऑन 30 नवंबर 2021, 8434 सर्किट किलोमीटर ऑफ इंटर स्टेट ट्रांसमिशन लाइन हैव बीन कंस्ट्रक्टेड एंड 15,268 MVA इंटर स्टेट सब स्टेशन हैव बीन चार्ज, ऑलरेडी चार्ज हो गया है। और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ और भी अपडेट कर दूँ कि ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज 2 भी लॉन्च किया जा चुका है, और कैबिनेट ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही उसको अप्रूव किया है। अदर रिन्यूएबल फॉर पावर जनरेशन, द फॉलोइंग बायो एनर्जी स्कीम्स वेयर अंडर इम्प्लीमेंटेशन बाय द मिनिस्ट्री। जो अभी हमने सोलर और विंड की बात करी, सोलर विंड हाइब्रिड की भी बात कर ली, ऑफ ग्रिड सोलर एप्लीकेशंस की बात की। अब अदर आरई प्रोग्राम्स मिनिस्ट्री के कौन कौन से हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। द प्रोग्राम ऑन एनर्जी फ्रॉम अर्बन इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट रेसिड्यूज, स्कीम टू सपोर्ट प्रमोशन ऑफ बायोमास बेस्ड को जनरेशन इन शुगर मिल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज, बायोगैस पावर ऑफ ग्रिड जनरेशन एंड थर्मल एप्लीकेशन प्रोग्राम BPGTP, न्यू National Biogas and Organic Manure Program. MNRE has been implementing above mentioned scheme 2021. The program which were valid till 30th March 2021 has been recommended for continuation by EFC for the period 21-22 to 25-26 only for meeting the already
created liabilities, thus no new projects after 30th March 20 are to be sanctioned। जो स्कीम्स की बात हो रही है वो स्कीम अगर 31 मार्च 2021 तक था तो उसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। मतलब कोई भी इस स्कीम के अंतर्गत नए प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं किए जाएंगे। जो भी सैंक्शन किए गए हैं बस उन्हीं की लाइबिलिटी बची हुई है, ये बताया जा रहा है। और इसका स्टेटस क्या है, जो ऊपर जो तीनों चारों स्कीम्स की बात हो रही है उनका स्टेटस क्या है। तो एज ऑन 30th November 2021, इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ बायोमास पावर एंड को जनरेशन प्रोजेक्ट्स स्टूड एट अराउंड 9.4 गीगावाट bagasse and 0.77 gigawatt equivalent non-bagasse। Waste to energy projects capacity was 199.14 मतलब around 200 megawatt grid connected and 234.97 megawatt equivalent off grid and about 4.83 gigawatts small hydro power plant capacity from 1146 small hydro power plants which had been operational। अब हम बात करते हैं पॉलिसी और इनिशिएटिव्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर ईयर में या इससे पहले भी क्या इनिशिएटिव्स लिए थे। तो सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है वेवर ऑफ ISTS चार्जेस फॉर इंटर स्टेट सेल ऑफ सोलर एंड विंड पावर फॉर प्रोजेक्ट्स टू बी कमीशनड बाई 30/6/2021। ये एक्चुअली वेवर पहले भी था सोलर विंड पर, उसको और एक्सटेंड करके 30 जून 2025 तक कर दिया गया। पहले जो वेवर हुआ करता था उसमें ISTS चार्जेस एंड लॉसेस दोनों पर वेवर था। इस बार केवल वेवर जो है ISTS चार्जेस पर किया गया, लॉसेस को आपको पे करना पड़ेगा। तो ये बता रहे कि अगर सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स अगर इससे पहले आ जाते हैं और आप मान लीजिए कि कोई प्रोजेक्ट्स सोलर प्रोजेक्ट्स राजस्थान में सेटअप करना चाहते हैं, उसकी पावर आप यूपी को देना चाहते हैं, तो जो ट्रांसमिशन चार्जेस जो होगा वो आपका वेव्ड ऑफ होगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो है ये 30 जून 2025 से पहले कमीशन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है इन जुलाई 2016 लॉन्ग टर्म RPO ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल टू ऑल स्टेट्स यूटीज अप टू द ईयर 2120 वाज नोटिफाइड। सबसे पहले जुलाई 2016 में एक लॉन्ग टर्म RPO ट्रेजेक्ट्री नोटिफाई किया गया था। उसका रीजन ये था RPO ट्रेजेक्ट्री नोटिफाइड करने का कि टारगेट जो था बेसिकली सोलर का 20,000 मेगावाट से बढ़ा करके 1 लाख मेगावाट टारगेट कर दिया गया था। उस टारगेट को कैसे अचीव किया जाए, ये बैकवर्ड कैलकुलेशन की गई थी। उस बैकवर्ड कैलकुलेशन के हिसाब से हर स्टेट्स को RPO कंप्लायंस फुलफिल करना था, उसके लिए ट्रेजेक्ट्री बनाई गई थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ट्रेजेक्ट्री बनाई थी 3 साल के लिए, फिर दोबारा 3 साल के लिए, फिर दोबारा बनाया गया था। उस ट्रेजेक्ट्री के हिसाब से जो रिस्पेक्टिव रेगुलेटर्स हैं उनको मैच करना था। हालांकि बहुत सारे जो स्टेट्स रेगुलेटर उन्होंने, कुछ स्टेट्स ने मैच भी किया, कुछ स्टेट्स ने अभी तक मैच नहीं किया है RPO ट्रेजेक्ट्री को। अब इसमें क्या बता रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ऑन 20 जनवरी 2021 included hydro power purchase obligation HPO within non-solar renewable purchase obligation and notified the long-term updated RPO trajectory from 29/20 to 21/22 including HPO till 29/30। देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे तो ट्रेजेक्ट्री की जो बात की जा रही थी तो उसमें दो पार्ट था, सोलर एंड नॉन सोलर RPO। सोलर और नॉन सोलर में क्या क्या आता है आपका, विंड, बायोमास एंड हाइड्रो पावर को भी हाइड्रो पावर ऑब्लिगेशन नॉन सोलर कंपोनेंट के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने उसको क्लियरली नोटिफाई कर दिया है, सो दैट कि हाइड्रो पावर कैपेसिटी भी उसके विजिबिलिटी, क्लियर कट विजिबिलिटी हो। और वो जो नोटिफाई किया है 2019-30 तक जो कितने हाइड्रो पावर परचेज HPO ऑब्लिगेशन होंगे, उस काफ़ी लॉन्ग ट्रेजेक्ट्री है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इस चीज़ को नोटिफाई किया है। Competing bidding guidelines for procurement of solar and wind power have been notified under the Section 63 of Electricity Act 2003। ये बेसिकली जस्ट एक एज अचीवमेंट में दिखाया हुआ है, लेकिन अदरवाइज ये पहले ही नोटिफाई हो चुका था, 2021 में नहीं हुआ, ये पहले ही नोटिफाई हो गया है। डिस्कॉम्स हैव बी मैंडेटेड टू इशू एंड मेंटेन लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बार बार कई बार डायरेक्शन दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कि आपको LC जो है आपको मैंडेट जो है मेंटेन करना पड़ेगा। और अभी देखा जाए तो बहुत जो जनरेटर्स हैं कन्वेंशनल एज वेल एज जो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेटर्स हैं उनके काफ़ी ड्यूज हैं डिस्कॉम्स के ऊपर। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, RE जनरेटर्स की बात करें, तो जो डिस्प्यूटेड अगर इन्वाइसेस को छोड़ दिया तो 20,000 करोड़ के आसपास जो ड्यूज है। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक नोटिफाई किया है, उसमें ये है कि अगर 7 महीने से ज़्यादा पेमेंट ड्यू रहती है उस केस में आप एक्सचेंज के थ्रू पावर नहीं ले सकते हैं। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस इनिशिएटिव्स ले रही है पेमेंट को टाइमली देने के लिए। इसके बाद नीचे क्या दिया है, टू एक्सपेंड द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम स्कीम्स नेमली PM कुसुम सोलर रूफटॉप एंड CPS स्विच have a precondition of domestic content requirement directly creating a domestic demand of more than 36 gigawatt solar PV। ये ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ अभी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है सोलर में, काफ़ी सही नहीं है। 80%
मैक्सिमम जो पैनल है वो इम्पोर्ट करते हैं चाइना से, और भी इसके अलावा 5-10% है वो मलेशिया और थाईलैंड और वियतनाम यहाँ से इम्पोर्ट करते हैं। तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं। एक तो एक स्कीम्स के थ्रू, जो तीनों स्कीम्स की बात हो रही है, उस स्कीम को अगर प्रॉपरली अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो टोटल 36,000 मेगावाट सोलर पीवी सेल्स और मॉड्यूल्स की डिमांड क्रिएट हो सकती है। प्लस इसके अलावा गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी लॉन्च की है। तो उसके अलावा अगर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आ जाता है तो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो हम सेल्फ रिलायंट हो सकता है, हम बाहर से इंपोर्ट कम करेंगे। बहुत सारे एडवांटेजेज हैं। एक तो फॉरेन एक्सचेंज का भी जो है वो भी जाता है, प्लस हमारी रिलायबिलिटी दूसरे कंट्री पर होता है। अभी हम आज के डेट में देख सकते हैं कोविड कोविड वाली सिचुएशन में कि चाइना पर डिपेंडेंट होने की वजह से चाइना से सोलर पैनल्स आ नहीं रहे, काफ़ी कॉस्टली हो गए हैं, सप्लाई चेन पूरा डिस्टर्ब हो गया है, बहुत सारे कम जो रॉ मटेरियल हैं वो बहुत कॉस्टली हो गए हैं। इसलिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। होपफुली कि इसमें हम लोग काफ़ी कुछ अच्छा कर जाएं। उसी के रिगार्ड में आप देख सकते हैं कि सेफ गार्ड ड्यूटी जो है वो भी इम्पोज किया गया था 30 जुलाई 2018 को 2 साल के लिए, जो कि बढ़ा करके इसको 29 जुलाई 2021 तक कर दिया गया था। और इसके बाद गवर्नमेंट जो है ऑलरेडी बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा सोलर पैनल पे, वो 40% के, और सोलर सेल्स पे 25% जो है ये एप्लीकेबल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए। हाइड्रोजन मिशन ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, जो कि 15 अगस्त 2021 को प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला पर फ्लैग होस्टिंग के दौरान और स्पीच के दौरान इसका अनाउंस किया था। इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच ऑन 15 अगस्त 2021, प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द लॉन्च ऑफ नेशनल हाइड्रोजन मिशन and stated the goal to make India a global hub for green hydrogen production and export. The draft National Green Hydrogen Mission document is under interministerial consultation. The mission proposes a framework for inter alia creating demand for green hydrogen in space sectors such as petroleum refining and fertilizer production, support for indigenous manufacturing of critical technology, research and development activities, and enabling policy and regulatory framework. The proposed step will lead to the development of additional renewable energy capacity for green hydrogen production. इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भी एक बहुत ही वर्ल्ड को एक गवर्नमेंट मतलब इंडिया का एक इनिशिएटिव है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लिया हुआ है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस ऑन 30 नवंबर 2015 एट पेरिस, फ्रांस, with the signing and ratification of ISA framework agreement by 15 countries on 16 December 2017. ISA became the first international intergovernmental organization to be headquartered in India. ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडिया में उसका हेडक्वार्टर है ये, और इंडिया इसको ड्राइव कर रहा है, ये इंडिया इसको लीड ले रहा है, ये इंडिया का बोल सकते हैं इंडिया का एक इनिशिएटिव है। ऑन 15 July 2020, this amendment came into force, which enables all member states of the United Nations, including those beyond the tropics, to join the ISA. As on 30th November 2021, 101 countries have signed the framework agreement of the ISA. Of these, 80 countries have been ratified the same. ये बहुत ही मेजर अचीवमेंट है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये है क्या चीज़? तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग इनॉग्रल फंक्शन ऑफ फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड फॉर कनेक्टिंग सोलर एनर्जी सप्लाई अक्रॉस बॉर्डर, गिविंग द मंत्र ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड. We have a dream of one sun, one world, one grid. We generate round the clock electricity from the sun as it sets in one part of the world but rise in another part. Sun never sets for the entire earth. प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था ये, सारे अगर वर्ल्ड को हम एक दूसरे से कनेक्ट कर दें, तो ऐसा तो नहीं कि सन जो है एक ही जगह होता है, एक जगह सन अगर राइज हो रहा है तो दूसरी जगह सन सेट हो रहा है, दूसरी जगह सन अगर राइज हो तीसरी जगह सेट हो रहा है। तो ये हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ के पावर को यहाँ ले सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। उसी विजन को साकार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने ये इनिशिएटिव लिया था, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसके लिए जो है एक सबसे पहले ट्राई पार्टी एग्रीमेंट साइन किया गया था बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड वर्ल्ड बैंक ऑन 8/9/2020 फॉर ए स्टडी ऑफ वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को करने के लिए, और ऑलरेडी जो ये इनिशिएटिव जो ये था
currently the implementation plan, roadmap and institutional framework is being developed by a consultant appointed for दिस पर्पज़. ऑलरेडी कंसल्टेंट अपॉइंट किया जा चुका है, स्टडी ऑलरेडी इस पर चल रही है और इसकी जो फर्स्ट इंसेप्शन रिपोर्ट है वो भी कंसल्टेंट ने सितंबर 2021 में सबमिट भी कर दी है. और जो टोटल होल स्टडी है ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड का एक दूसरे से कनेक्ट करने का, ये मिड 2020 तक ये हो सकता है कि टोटल स्टडी जो है ये जो है एक्सपेक्टेड है कि आ जाए. अब हम बात करते हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इशूज और चैलेंजेस भी इसमें लिस्टिंग की है, वो क्या हो सकता है. और बहुत एक इम्पॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट अगर अपने पॉइंट से अगर बता रही कि ये देखिए सब रिन्यूएबल एनर्जी को इम्प्लीमेंट करने के लिए सब बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो उस चीज़ को एडमिट भी कर रही है. तो जिसमें सबसे पहले दिया कि मोबिलाइजेशन ऑफ नेसेसरी फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट ऑन कॉम्पिटिटिव टर्म्स. ये देखिए इस चीज़ को समझना जरूरी है. जैसे मैंने पहले बताया कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो मेजर दो कंपोनेंट है वो सोलर और विंड. इसमें जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है ये, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव है. रेट बहुत, अगर जो टैरिफ की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है प्रोजेक्ट्स लगाने के लिए. फाइनेंसिंग नहीं रहेगी तो प्रोजेक्ट्स ही नहीं रहेगा, और प्रोजेक्ट्स और फाइनेंसिंग होना भी चाहिए तो एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट पर भी होना चाहिए. जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, या चाहे जो भी सब चीज़ें कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव टर्म्स, तो वो एक चैलेंजेज है. हालांकि अब देखा जाए तो बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो वर्ल्ड हैं, बहुत सारे फंड्स हैं इंडिया में मूव कर रहे हैं, और इसी का रीज़न है कि कैपेसिटी भी इंडिया में आ रही है. दूसरा जो चैलेंज गवर्नमेंट ने इसमें जो लिस्टिंग की है वो है लैंड एक्विजिशन. ये तो है ही मेजर चैलेंजेज. आप देख सकते हैं सोलर लगाना है, ये विंड लगाना है, हाइड्रो लगाना है, लैंड तो चाहिए ही चाहिए. तो लैंड एक्विजिशन इंडिया में एक्चुअली लैंड बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. तो लैंड एक्विजिशन हमेशा चैलेंजेस रहेंगे. तो उस चीज़ को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने हालांकि बहुत सारी इनिशिएटिव्स भी लिए हैं. जैसे कि सोलर पार्क की स्कीम हम बात कर रहे थे, उसमें गवर्नमेंट जो है, जो सोलर पार्क डेवलपर होता है ऑलरेडी पहले से सब कुछ करके रखा रहता है. स्टिल सारी कैपेसिटी सोलर पार्क में नहीं आ सकती है, बहुत सारी कैपेसिटी सोलर पार्क से बाहर भी आ रही है. तो जो डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लैंड को एक्वायर करना, तो एक मेजर चैलेंजेस तो है ही. क्रिएटिंग इनोवेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन द कंट्री, ये भी एक चैलेंजेस है. हालांकि गवर्नमेंट ने इसमें भी, मैंने आपको अपडेट किया था कि बहुत सारी इनिशिएटिव्स ली हैं, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च की हुई है, PLI स्कीम्स लॉन्च की हुई है, तो सो दैट कि इको सिस्टम बन सके, बाहर पर डिपेंडेंसी को कम किया जा सके. इंटीग्रेटिंग लार्ज शेयर ऑफ रिन्यूएबल विद द ग्रिड. अभी कैपेसिटी जो है इंडिया में, अगर हम लोग बात कर रहे हैं सोलर जैसे 47-48 गीगावाट के आसपास है, विंड 40 गीगावाट के आसपास है. तो अभी तो कैपेसिटी ओवरऑल कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, लेकिन जो ही कैपेसिटी बढ़ती जा रही है तो एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेज है ग्रिड को मेंटेन करने के लिए. और रिन्यूएबल्स को हम उतना ज़्यादा जितना पेनिट्रेट करते जाएंगे, ग्रिड की स्टेबिलिटी पर भी उतना काम बढ़ता जाएगा. तो ये भी एक इंटीग्रेट करना है रिन्यूएबल, क्योंकि जो रिन्यूएबल जो पावर है बेसिकली रिलायबल पावर नहीं बोल सकते हैं. सोलर दिन में रहता है, रात को रहेगा ही नहीं. विंड कभी भी आ सकता है, मोस्टली शाम को या रात को जो हम लोग बात करें. तो ये सब जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी जो फैक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर के, ये भी एक बहुत मेजर चैलेंजेज है. क्योंकि जो ही कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो ग्रिड भी हमारा उतना वल्नरेबल होता जाएगा. इस चैलेंजेस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले भी रही है. इनेबलिंग सप्लाई ऑफ फर्म एंड डिस्पैचेबल पावर फ्रॉम रिन्यूएबल, सेम वही चीज़ें एक दूसरे से जो को रिलेट कर रही हैं. इनेबलिंग पेनिट्रेशन ऑफ रिन्यूएबल इन सो कॉल्ड हार्ड टू डिकार्बनाइज सेक्टर्स. ये सब 6-7 इशूज जो हैं गवर्नमेंट ने ये फ्लैग किए हुए हैं, ये चैलेंजेज हैं. और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं ये कोविड पीरियड के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी को फैसिलिटेट करने के लिए. एक तो एक इंश्योरिंग अनइंटरप्टेड ऑपरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स इन लॉकडाउन. मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने हर स्टेट्स को लेटर लिखा था कि जो पावर प्लांट है, जो सोलर पावर प्लांट है या विंड पावर प्लांट है, RE पावर प्लांट है, उनको डिस्टर्ब ना किया जाए और स्मूथली रन किया जाए. उसके लिए जो एक्सेस चाहिए, जो मैन पावर, उनको प्रोवाइड किया जाए. तो उसके लिए हर स्टेट से रिक्वेस्ट की थी, हर स्टेट्स को एडवाइजरी भी इशू किया था. दूसरा जो डिले हो गया था कोविड पीरियड के, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन भी किया था प्रोजेक्ट्स के लिए 7.5 मंथ्स का. उसके बाद फैसिलिटेट इनवाइसिंग बाय नॉन इंसिस्टिंग अ साइंड हार्ड कॉपी. जैसे अगर कहीं बिल रेज करना है डिस्कॉम के साथ या सेकी के साथ या NTPC के साथ, उसमें यह था कि मैंडेटरी जो हार्ड कॉपी होना चाहिए. उसके लिए बोला कि नहीं, इस पीरियड में हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, आप मेल के थ्रू भी इनवाइस रेज कर सकते हैं. इंसिस्टिंग अ मस्ट रन टाइमली पेमेंट्स एंड नो कर्टलमेंट. बार बार स्टेट्स को लिखा हुआ है कि आप मस्ट रन स्टेटस को एडहेयर करिए,
पेमेंट टाइमली करिए डिस्कॉम्स को, और कोई कर्टेलमेंट ना करिए, क्योंकि कर्टेलमेंट का एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है। और आप देख सकते हैं इसके लिए बहुत सारे जो डेवलपर हैं वो रेगुलेटर और एप्टेल और हाई कोर्ट में बहुत सारे केसेस भी चल रहे हैं इस चीज़ के लिए। हालांकि अभी पूरा फुल्ली रिजॉल्व हुआ नहीं है। फिर भी गवर्नमेंट जो है, मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा एडवाइजरी इशू की है इस बात को लेकर के। कुछ पॉइंट्स इसमें कवर नहीं किए गए, ये मैंने अपने से कुछ पॉइंट्स बनाए थे कि जो इसमें पॉइंट्स कवर नहीं किए गए थे, तो वो पॉइंट्स जस्ट मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कवर नहीं किए थे। एक तो फर्स्ट ये थे DGTR, डायरेक्टेड जनरल ट्रेड रेमेडीज इनिशिएटेड एंटी डंपिंग ड्यूटी प्रोब ऑन सोलर सेल्स फ्रॉम चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम। ये एंटी डंपिंग ड्यूटी इनिशिएट किया था सोलर सेल्स को लेकर के, और अभी इसका कंक्लूजन हुआ नहीं है, स्टडी चली रही है। बहुत सारे डेवलपर्स चाहते हैं कि ये इस पर स्टडी ना हो, इसके लिए हाई कोर्ट में केस भी चल रहा था। दूसरा था मिनिस्ट्री ऑफ पावर अलाउज नेट मीटरिंग अप टू 500 किलोवाट अंडर रूफ टॉप। तो इसमें ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने सबसे पहले इनिशियल जो रूल्स लागू किया था उसमें 10 किलोवाट रिस्ट्रिक्ट कर दिया था नेट मीटरिंग पे, और इस पर काफ़ी अपोज हुआ था। बहुत सारे रूफ टॉप इंस्टॉलर हैं, बहुत सारे C&I कंज्यूमर्स हैं, बहुत इसका अपोज किया था। तो उसके बाद जो कैपेसिटी रिस्टोर करके 500 किलोवाट कर दी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए रूफ टॉप में नेट मीटरिंग के अंतर्गत, तो पहले जो मैक्सिमम कैपेसिटी हुआ करती थी, और अभी भी है बहुत सारे स्टेट्स में, 1 मेगावाट तक का हम लोग कर सकते हैं अंडर नेट मीटरिंग। इस पीरियड में, इस 2021 में, इस पीरियड में बहुत सारे सोलर पैनल्स की कॉस्ट बढ़ गई है। उसका मेजर जो रीज़न है वो है पेंडेमिक वाला पीरियड है, कोविड वाला पीरियड है। सप्लाई चेन काफ़ी डिस्टर्ब रहा है, इसकी वजह से पैनल की कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, फ्रेट चार्जेस बढ़ गए, तो कॉस्ट तो बढ़ गई है। डिस्कॉम ड्यूज टू डेवलपर्स आर इंक्रीजिंग, ऑलरेडी ये कवर किया हुआ है। डिस्कॉम का जो ड्यूज है काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और डिस्कॉम की जो कंडीशन है बहुत अच्छी तो है नहीं। बजट में काफ़ी मेजर अनाउंसमेंट किया गया था, 3.05 ट्रिलियन रुपीज़ अनाउंस किया गया था यूनियन बजट में डिस्कॉम को रिफॉर्म करने के लिए। और इसमें जो मेजॉरिटी ये था कि जितने थे डिस्कॉम को स्ट्रेंथन करना था, स्मार्ट मीटर लगवाने थे, फीडर लेवल को स्ट्रेंथन करना था। तो बहुत सारी चीज़ों करने के लिए 5 साल में 3.05 ट्रिलियन का डॉलर का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बजट में अनाउंस किया है। GIB इशू जो इसमें हाईलाइट नहीं किया गया है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB इशू, बहुत ही मेजर ये चैलेंजेस था 2021 में। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ऑर्डर प्लेस किया। GIB क्या होता है कि एक GIB बर्ड होती है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि मेनली राजस्थान और गुजरात में मिलती है, और ये काफ़ी हेवी बर्ड होती है, और ये लो हाइट पर उड़ती है। लो हाइट पर उड़ने की वजह से क्या होता है कि जो ट्रांसमिशन लाइन है इनसे टकरा जाती है और ये मर जाती है। तो इसकी वजह से बहुत सारे बर्ड्स जो है अभी इंडेंजर्ड स्पीसीज में बहुत ही कम क्वांटिटी में हो गई। इसके लिए ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा था। जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ऑलरेडी राजस्थान हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे थे। उसी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जो GIB पोटेंशियल एरिया है राजस्थान और गुजरात में, उसमें जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं उनको अंडरग्राउंड किया जाए, और इसके लिए 3 मेंबर्स की कमेटी भी बैठा दी है। और कोई भी प्रोजेक्ट्स अगर कोई आता है तो उसको प्रॉपर एक्सप्लोर किया जाए, और जो अगर नहीं हो सकता टेक्निकली फिजिबल तो उसके लिए भी जो कमेटी उस चीज़ को टेकअप करेगी कैसे इसको करना है। इसका सबसे बड़ा मेजर रिपरकशन क्या है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं राजस्थान और गुजरात में आ रहे थे वो हाल्ट पे आ गए हैं, और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अभी पेंडिंग है। तो ये केस जो है अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने डिस्पोज तो कर दिया है, हालांकि अभी कमेटी जो है, अभी कमेटी की रिपोर्ट आई नहीं है, तो उस पर चल रहा है कैसे करना है। बट एक रिन्यूएबल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेजर डिसरप्शंस था, क्योंकि बहुत सारी कैपेसिटी राजस्थान और गुजरात में ही आ रही थी। दूसरा जो मिसिंग था वो तो GST का था। GST जो सोलर प्रोडक्ट पर था 5% से 12% इंक्रीज कर दिया गया था, उसका भी काफ़ी मेजर इम्पैक्ट है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 2021 किया था 2 पर रिन्यूएबल एनर्जी को करने के लिए, हालांकि ये भी मिसिंग था। वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ये था प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मस्ट ऑन स्टेटस पावर प्लांट। हालांकि ग्रिड कोड में ऑलरेडी ये मेंशन्ड है मस्ट ऑन स्टेटस को लेकर के, लेकिन कोई एडहेयर नहीं करता है, तो उसके मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रूल्स नोटिफाई किया है कि मस्ट ऑन स्टेटस को एडहेयर करना पड़ेगा, और अगर आप नहीं करते हैं तो ये आपको क्लॉज से हिसाब से पेनल्टी या कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। उसके लिए पूरा क्लियरली बताया हुआ है इस रूल्स में। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने जो रूल्स रिकवर किया था टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ। आप देख सकते हैं बहुत सारे जो थे
चेंज इन लॉ, जैसे कि जीएसटी आ गया, उसके बाद सेफ गार्ड ड्यूटी आ गई, मान लीजिए एंटी डंपिंग ड्यूटी पे प्रोब चल रहा है, वो भी अगर आ जाता है इम्प्लीमेंट, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि अगर टेंडर्स हो गए तो कॉस्ट पर वेरिएशन आ जाता है, जिसके लिए जो डेवलपर होता है फिर दोबारा रेगुलेटर के पास जाता है उसको कंपनसेशन के लिए, और ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रूल्स नोटिफाई किए, उसमें फार्मूला दिया हुआ है कि अगर चेंज इन लॉ होता है, अगर कोई टैक्सेशन या ड्यूटी में अगर कुछ चेंजेस होते हैं, उसका क्या इफेक्ट आएगा और उस पर क्या इंक्रीमेंट पड़ेगा और टैरिफ कितनी बढ़ेगी या घटेगी, उसको क्लियरली फार्मूला के थ्रू इसमें डिराइव किया गया है, और बहुत एक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सही इनिशिएटिव है ये। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने 2 रूल्स अभी नोटिफाई किए थे, टाइमली रिकवरी ऑफ कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन लॉ एंड प्रमोशन ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम मस्ट एंड पावर प्लांट्स। तो होप दोस्तों मेरा ये जो 2021 का जो अपडेट था आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।